नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि लाइव क्लासेस मैथ्स की डेली आपकी हो रही है और अब आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम एक दिन में दो दो मैथ्स क्लास लेने का निर्णय ले लिया है। कल आपको बता दिया था। तो जो दो दो क्लासें रहेगी उसमें हम चैप्टर वाइज भी कर देंगे और जो मैथ टेस्ट होंगे वो भी कर देंगे। सभी कुछ सब कुछ आपको कर देंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो टेस्ट है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब 14-15 दिन आप काउंट कर सकते हो कि आज 27 तारीख हो गई है, पीछे 14-15 दिन ही बचे हैं, ठीक है। 11 तारीख को आपकी एग्जाम है, तो 10 तारीख को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, किताबें बंद कर देना है, नवोदय की एग्जाम के बारे में सोचना भी नहीं है। 9 तारीख तक जितना भी आप कर सकते हो 9 तारीख तक कर लो, ठीक है। अब उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए हम आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी दे रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आप क्लास में तुरंत जुड़ जाना, ठीक है। और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि कितनी फैसिलिटी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो आप भी अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस क्लास में इनवाइट करें, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा टाइम हम खराब नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो आज जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ के, मैथ टेस्ट जैसे हम कहते थे, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो पहला प्रश्न देख ले, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेष फल 27 है तो भाज्य क्या होगा? अब ये काफी बार प्रश्न मतलब ऐसे पूछे जाते हैं। भाजक दिया हुआ है हमें, भाजक दिया हुआ है 51, भागफल दिया हुआ है, भागफल कितना दिया हुआ है? भागफल दिया हुआ है 16 तथा शेषफल भी दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? शेषफल दिया हुआ है 27। अब हमें पूछा क्या है कि भाज्य क्या होगा, ठीक है। आप सभी मतलब काफी देर से, काफी महीनों से तैयारी कर रहे होंगे, तो इतना तो आपको नॉलेज आराम से होगा ही होगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा नया है तो उनको मैं बता देता हूँ। ये हम जो मतलब कि पहली दूसरी कक्षा में भाग वाले जो प्रश्न करते थे ना, तो यहाँ पर जो संख्या लिखी होती थी उसको हम भाजक बोलते हैं, ठीक है, उसको भाजक बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा आंसर आता था उसको भागफल कहते हैं, और जो हम जिसमें भाग देते थे उसको भाज्य बोलते हैं, और जो पीछे हमारा शेष बच जाता था उसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको टर्म्स मैंने बता दिए। अब यहाँ पर देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमें भाज्य बीच वाला भाज्य चाहिए, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे मुझे 9 में भाग देना 2 का, तो 2 है वो मेरा भाजक हो जाएगा, ठीक है। 9 है वो भाज्य हो जाएगा। अब भागफल कितना आएगा? तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 4 भाज्य आ गया, और पीछे कितना बच गया? 1, तो 1 हो गया शेषफल। ये 2 क्या हो गया? भाजक हो गया। ये 4 हमारा भागफल आ गया। ये 9 है, ये 9 हमारा भाज्य हो जाएगा, और पीछे 1 शेष बचा है वो शेषफल होगा। अब हमें क्या पूछा है कि ये तो हमें दे दिए कि 2 दिया हुआ है, यानी कि भाजक दिया हुआ है, भागफल भी दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है, लेकिन ये भाज्य बीच वाला कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको क्या करना है, इस ऊपर वाले को उनको तो वापस से गुना करना पड़ेगा, यानी कि भागफल और भाजक को गुना करना पड़ेगा। तो 2 और 4 को 2 से गुना करेंगे 8, फिर 8 में से 1 को जोड़ देंगे तो वापस से भाज्य आ जाएगा। यानी कि भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है आपका? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल। उसमें से शेषफल को जोड़ देना है। अब यहाँ पर देखो भाजक हमें दिया हुआ है, भाजक कितना है? 51, तो यहाँ पर 51 इंटू 16 प्लस 27, ठीक है। अब 51 को 16 से गुणा करते हैं। मैंने आपको 2 डिजिट वाली गुणा पहले से सिखा के रखी है, ठीक है। यहाँ पर पहले इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 आएगा, फिर इसको करेंगे तो 5 अंक 30, फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 1,
30 और 31 हो जाएगा, हासिल 3 लगेगी, ठीक है। और 5 को 1 से करेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी कि 816 हो जाएगा। उनको गुणा करेंगे तो 816 आ जाएगा। प्लस 816 में से 27 को जोड़ेंगे तो 8 और 6 13, 8 और 7 13, हासिल 1 लगेगी, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 8, यानी कि 843 है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत ही क्वेश्चन इजी था। हमारा आंसर कितना आ गया? 843 आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 के गुणनखंड क्या है। 30 के गुणनखंड पूछा है। 30 के गुणनखंड क्या है? गुणनखंड, गुणनखंड किसे बोलते हैं? जिसमें 30 उनका 30 में भाग चला जाए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पहले देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 और 30, ठीक है, यानी स्वयं और 1 का सब में भाग जाता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा पहला और 30 है वो लास्ट वाला आ जाएगा। 1 और स्वयं का भाग जाता है। तो अब इनके बीच में जो भी होंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो 30 में 2 का भी भाग जाता है, 30 में 3 का भी भाग जाता है, 4 का भाग नहीं जाता है, फिर 5 का भाग जाता है, ठीक है, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है, 9 का नहीं जाता है, 10 का जाता है, ठीक है, फिर 11 का नहीं, 12 का नहीं, 13 का नहीं, 14 का नहीं और 15 का जाएगा, ठीक है। और 15 के बाद सीधा 30 का। अब हमें अगर और भी संख्याएं हैं तो कैसे पता चलेगा बीच में? तो इनको ऐसे गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, इनको और इनको करेंगे तो 30 आएगा, इनको 30 आएगा, इनको करेंगे तो 30 आएगा, यानी कि हमारा गुणनखंड कितने आ गए? ये सारे गुणनखंड आ गए। 1 2 3 5 6 9 9 नहीं 10 15 और 30। समझ में आ गया? 30 के गुणनखंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, और आराम से हम इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं और गलत भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी हो आराम से पढ़ना है और उसको आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी कोई भी, ठीक है। आपका एक बार ही होगा नवोदय का एग्जाम, ठीक है, बार बार नहीं होगा। तो एक बार एग्जाम में गलती हो गई तो हो गई, ठीक है, इसलिए आराम से करना, ठीक है। आप पूरी कोशिश ऐसे मत सोचना कि अगर इस बार नहीं हुआ तो 9th में चला जाऊंगा। अगर आपका इस बार ही नहीं हुआ ना तो 9th में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपकी जो भी कुल सीटें हैं ना वो फिक्स है, 80 है। 80 में आप 80 टोटल सीटें हैं वो फिक्स है, उसमें से आप सिलेक्शन पा सकते हो। लेकिन 9th में ना कोई सीटें फिक्स नहीं है, कहीं पर 1 होती है, कहीं पर 2 होती है, कहीं पर 3 होती है, कोई सीटों की फिक्स नहीं है। वो सीटें हमारे ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि हम 6 में पूरे चले जाते हैं तो वहां पर काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मन नहीं लगता है तो वो वापस आ जाते हैं और वह वेटिंग लिस्ट में जाते हैं। फिर भी अगर किसी का मन नहीं लगता है 1-2 तो वो वापस आ जाते हैं, तो वहां पर 1-2 जो सीटें बच जाती है ना उनको 9th में लिया जाता है, ठीक है। तो 9th की चिंता पहले नहीं करनी, पहले पूरा टारगेट 6th पर होना चाहिए। और पूरा अगर पढ़ ही रहे हो तो ध्यान से पढ़ो और ढंग से पढ़ो, ठीक है। दिखावा मत करो किसी को भी, आपको पढ़ना है और आपको ही पढ़ना है, ठीक है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। आपको किसी को नहीं बताना, आराम से खामोशी से करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज वाला दिया हुआ है, ठीक है। सीरीज क्या है? संख्या यहाँ पर 123, उसके बाद 234, उसके बाद दिया हुआ है 345 और उसके बाद 2 कॉलम दिए हुए, इनमें से क्या आएगा आगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ है? 111 ऐड हुआ है। उसके बाद आगे देखोगे तो इसमें भी 111 ऐड हुआ है और इसमें भी 111 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4 5 6 आ जाएगा और इसमें एक 111 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 6 7 आ जाएगा। तो हमारी 2 संख्याएं जो रिक्त स्थान थे वो कौन कौन से आ गए? 456 आ गया और 567 आ गया। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8192 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है तो छोटी संख्या क्या है? ठीक है, यहाँ पर देखो 2 संख्याएं हैं, उनका गुणनफल दिया हुआ है। 2 संख्याओं का गुणनफल,
संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 8192। अब एक संख्या है, पहली संख्या हम x मान लेते हैं, तो पहली संख्या है, एक संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है वो कितनी है, दूसरी संख्या है वो 2x हो जाएगी, दुगुनी है तो 2x हो जाएगी। अब इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि x और 2x को गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8192 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, सबसे छोटी पूछा है, तो छोटी तो यही होगी x होगी, क्योंकि बड़ी तो इससे डबल हो जाएगी, इससे डबल होगी तो वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पर 8192। ठीक है, यहाँ पर दो गुणा में इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो दो का भाग देते तो x स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, फिर यहाँ पर एक में नहीं जाएगा, 9 दूनी 18, एक बचेगा 6 दूनी 12। ठीक है, अब 4096 ये किसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर भी हम ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4996। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि पीछे 6 अंक दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 6 किसका मतलब कि ऐसे कौन से 1 से लेकर 9 तक वर्ग है जिनके इकाई का अंक 6 आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 का 16 होता है जिसमें भी 6 आता है, और 6 का 36 होता है उसमें भी 6 आता है। यानी कोई भी संख्या होगी उसका यूनिट प्लेस या तो 6 होगा या 4 होगा। ठीक है, अब 4000 कहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो 30 का कितना होता है 900 होता है। ठीक है, 30 का 900 होता है। वैसे ही अगर हम 50 का करेंगे तो 2500 हो जाएगा। ठीक है, 60 का करेंगे तो 3600, 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 49, और 6 का करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हो सकता है, यानी कि अगला अक्सर कितना हो 64 या 66 का ये हो सकता है। अब 64 या 66 किसका है वो दोनों का पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर 64 इंटू 64 करेंगे तो यहाँ पर 4 चौके 16, हासिल 1 लगेगी, 6 चौके 24 और 6 चौके 24, 24 प्लस 24 प्लस 1 हासिल का। ठीक है, तो 24 24 48 और 1 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 का यहाँ पर 49। ठीक है, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा, फिर हासिल यहाँ पर कितनी लगेगी 4, और 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 36 और 4 40, यानी कि किसका आ रहा है हमारा 64 का है ना, वो बिल्कुल हमारा एकदम राइट आंसर है। तो x का मान कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ गया 64। अब यहाँ पर 64 हमारी ये संख्या आ गई। वैसे हमें पूछा भी छोटी संख्या है, छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी 64। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 64 का दुगुना कर देते, 64 इंटू 2, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, पहला तो हमें पीछे वाला अंक देखना है 6 6। अब हमें 1 से लेकर 9 तक, ठीक, ऐसे कौन से वर्ग है जिनका इकाई का अंक 6 आता है। तो हम अगर काउंट करेंगे तो 4 में 16 होता है जिसका इकाई का अंक 6 होता है, और 36 6 का 36 होता है जिसमें भी 16 होता है, यानी कि पीछे वाला का अंक 6 या 4 होगा, फिक्स है। अब आगे वाला क्या होगा, तो हमें पता है कि जैसे 25 का हम करेंगे, सॉरी 50 का करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 50 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये तो 4000 है, यानी 2500 नहीं है। तो अगर 7 का करेंगे तो 7 का 49 होता है, यानी कि 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 49 से ज्यादा हो जाएगा। अगर 6 का करेंगे तो 36 होता है, 36 अगर हम यहाँ पर रख के देख सकते हैं। ठीक है, रख के देख सकते हैं। अब यहाँ पर दो संख्याएं मिल गई, अब दोनों संख्याओं में हम पता कर सकते हैं कि कौन सा किसका है, तो उसको उससे गुणा कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। पहले निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा वाला हमारी संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया, बहुत ही क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ी सी आपको ये स्क्वायर वाला आपको थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, पर यहाँ पर आप इस तरीके से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आसानी से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं अगली क्लास में वापस से समझा दूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1 0 3 4 5 से बनाई जा सकती है। अब देखो छोटी से छोटी विषम संख्या बनानी है, छोटी से छोटी विषम संख्या बनानी है। ठीक है, अंक कौन कौन से दिए हुए, अंक दिए हुए हमें 1 0 3 4 और 5।
छोटी से छोटी विषम संख्या बनानी है, यानी विषम संख्या यानी कि उसका जो इकाई का अंक है ना वो 0 2 4 6 8 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो छोटी से छोटी बनानी है, तो छोटी में आपको मैंने पहली बार बता दिया है कि 0 है वो पहले स्थान पर नहीं होगा, दूसरे स्थान पर होगा। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे 1 0 3 4 और 5, ठीक है। ये हमारी सिंपली यही सबसे छोटी होगी और यही सबसे छोटी विषम संख्या भी होगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक है वो 0 2 4 6 8 नहीं है, इसके अलावा है, तो ये विषम संख्या हो जाएगी। अगर हमें सम संख्या पूछता ना तो हम 4 को पीछे ले जाते और 5 को आगे लेके जाते। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको थोड़ी सी विषम संख्या में कंफ्यूजन कर दिया, लेकिन उत्तर तो अगर छोटी संख्या ज्ञात करेंगे तो भी उत्तर यही आएगा, विषम संख्या भी यही आ रहा है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आराम से हम कर भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन आपके नवोदय में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिंपल पूछे जाएंगे, थोड़ा सा घुमा कर दे सकता है, जिसका कोई ऐसे भी होते हैं जहां पर मतलब कि एक जिसका कोई अर्थ भी वहां पर उसका, जैसे यहाँ पर विषम संख्या अगर नहीं भी देता ना तो भी हमारा आंसर वही आता। वैसे ऐसे भी आपको कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां पर आपको लाभ दे देंगे पर लाभ का वहां पर कोई काम ही नहीं होगा। ठीक है, या फिर चाल दे देंगे, चाल का वहां पर कोई काम ही नहीं होगा। मतलब कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं ऐसे एक्स्ट्रा टर्म देकर, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि हमें दिया हुआ क्या है, और दूसरा ये करना है कि हमें ज्ञात क्या करना है। ये दो चीजें हमने क्वेश्चन में से निकाल दी ना, उसके बाद हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप प्रैक्टिस इसी की कीजिए कि पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है उसको बाहर निकाले और ज्ञात क्या करना है उसको बाहर निकाले। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन दशमलव दिया हुआ है, उसको जोड़ना है, सरल करना है। तो यहाँ पर देखना 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000। ठीक है, यहां तक ही दिया हुआ है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखो इसको आपको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई नया बच्चा हो तो उसको पता नहीं है कि वो क्या करेगा, यहाँ पर 1 लिख देगा और बाद में सबका एलसीएम ले लेगा, तो वहां से तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा और काफी हार्ड भी चलेगा, लंबा चला जाएगा। ठीक है, हार्ड तो हम आराम से बाद में काउंट कर सकते हैं, लेकिन लंबा चला जाएगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक तो पहले से है ही, इसको भी भिन्न में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पर नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 0 है तो 2 अक्षर छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो एक पहले से 1 अंक दिया हुआ है, दूसरा 0 लगा लेंगे, पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे, प्लस 3 अंक छोड़कर यानी कि 2 0 लगेगा, एक पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब हमें इनको सिंपल जोड़ना है, तो आपको पता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है पहले से, यहाँ पर पॉइंट के नीचे। अब यहाँ पर पहला 1 है, 1 पॉइंट से पहले होगा, दूसरा पॉइंट 1, यहाँ पर पॉइंट 1, तीसरा पॉइंट 0.1 0.1, चौथा 0.1। अब इनको जोड़ना है तो यहाँ पर 1 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा पॉइंट, फिर इनको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1.111 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ेगा कि पहले हम इसको लसब मसब से ना करें, ठीक है, मतलब भिन्न संख्या से ना करें, दशमलव को इसमें कन्वर्ट करके उसके बाद आराम से कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन समझा दिया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, और क्लास को अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दे, ताकि हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम 2 की जगह 3 क्लासें ला सके आपके लिए। ठीक है, कोशिश पूरी करेंगे, बाकी आपकी जितनी मेहरबानी रहेगी, आप जितने ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उस पर निर्भर करता है। ठीक है, सब बात उस पर निर्भर करती है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि क्लास में भी 10-12 जोड़ते हैं और टेस्ट में भी 10-12 ही टेस्ट देते हैं, बाद में उसका क्या फ़ायदा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा दिलाओ। ठीक है, ये चीज़ें फ्री चल रही है, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आप भी दूसरों को अपने ज़्यादा और किसी को ना दिला सको तो अपने भाई बहनों या रिश्तेदारों को तो ज़रूर फ़ायदा दिलाएं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर एक ही अंक दिया हुआ है, 4 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी पूछा है, तो 1 उसके बाद 3 0 लगा लेंगे, तो ये छोटी से छोटी बन जाएगी 4 अंकों की। ठीक है, छोटी बन जाएगी 4 अंकों की। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी, तो यहाँ पर 4 और 9 9 लिख लो। अब दोनों का योग पूछा है तो दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर 9
नाइन नाइन 9 और 1 10, यानी कि 10,999 हमारे पास का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? बहुत ही क्वेश्चन इजी है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ये मैंने इतनी बार प्रैक्टिस करवा दी कि आप अब आपकी माइंड में एकदम फिट हो गया होगा, एकदम सेट हो गया होगा। इसको तो आप गलत कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये काफी बार छोटी बड़ी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोहराए दोहराए अंक दोहराए जाते हैं, वैसे वैसे बड़ी छोटे अंक। इससे पहले भी एक विषम संख्या वाला क्वेश्चन आया था, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, इसमें अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीख ले। ठीक है, ये एक एलसीएम, उससे पहले एक और क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने में अंक 9 कितनी बार आएगा। यानी कि 1 से 100 तक हम गिनती लिखते हैं ना, सीधी बात करूं, 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं ना, उसमें 9 कितनी बार आता है। आपको बस यही काउंट करना, 1 से 9 तक, 1 से 100 तक गिनती काउंट करते हैं ना, उसमें 9 कितनी बार आता है। तो हम सीधा तो काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इसको टुकड़े में बांट देते हैं, 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, सॉरी 11 से 20 तक। ठीक है, फिर 21 से 30 तक। ठीक है, 31 से 40 तक, उसके बाद 41 से 50 तक, 51 से 60 तक। ठीक है, 71 से 61 से 70 तक, 71 से 80 तक, और 81 से 90 तक, और 90 से 91 से 100 तक। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 से 10 तक हमारा 9 एक बार ही आता है, वो भी 9 में आता है। ठीक है, 11 से 19 तक हम देखें तो 11 से 19 तक भी एक ही आता है, 19 में आता है 1। ठीक है, 1 आता है, तो यहाँ पर इसमें 1 आता है, इसमें भी 1 आता है। ठीक है, 21 से 30 तक देखें, 21 से 30 तक भी 1 ही आता है। ठीक है, वो आता है 29 में। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। 31 से 40 तक देखें तो वो भी 39 में एक बार ही आता है। ठीक है, तो वो भी एक बार आ गया। 41 से 50 तक तो 49 में एक बार आता है। ठीक है, 51 से 60 में तो वो भी 59 में एक बार ही आता है। ठीक है, वो भी एक बार आएगा। 61 से 70 तक तो वो भी 69 में एक बार आ जाएगा। ठीक है, 71 से 80 तक, 71 से 80 तक 79 एक बार आएगा। अब 81 से 90 तक। ठीक है, 81 से 90 तक, तो 81 से 90 तक 2 बार आता है, एक तो 89 में आता है, एक 90 में आता है। ठीक है, यहाँ पर एक आ जाएगा, एक यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर 90 से 100 तक देखें तो 91 में भी आता है, 92 में भी आता है, 93 में भी आता है, 94 में भी आता है, 95 में भी आता है, 96 में भी आता है, 97 में भी आता है, 98 में भी आता है, 99 में भी आता है, और 100 में नहीं आता है। तो इसमें कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 आ जाता है। अब हमें टोटल पूछा है कि टोटल कितना होगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, 10 और 10 20, यानी कि कितनी बार आएगा, 20 बार है, वो हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ पर सिर्फ 9 का पूछा था, अगर आपको 8 का भी पूछे ना तो 8 भी 20 बार आएगा। अब 20 बार क्यों आएगा, तो यानी 90 से 100 तक, 90 से 100 तक एक बार आएगा 98 में, लेकिन 80 से 90 तक तो 10 बार ही आएगा, क्योंकि डबल 88 में डबल बार आ जाएगा, फिर 80 से यहाँ तक आएगा ना, वैसे वैसे, यानी कि कोई भी अंक, सिर्फ एक को छोड़ देना। ठीक है, कोई भी अंक, बाकी एक भी लगभग उसमें आएगा, सब लगभग 20 आएंगे। ठीक है, पूरे अंक है ना, वो एक 100 है ना, एक है ना, वो शायद तक 21 हो सकता है, बाकी वाले सभी है ना 2 से लेकर 9 तक, 1 से 100 तक गिनती में 20 बार आएंगे। एक बार आप अपने दिमाग में बिठा लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि बार बार इसको ना करना पड़े। अगली बार प्रश्न पूछा जाए ना 1 से 100 तक गिनती में 8 कितनी बार आएगा, तो 20 बार आएगा। 7 कितनी बार आएगा, वो भी 20 बार आएगा। 6 तो वो भी 20 बार आएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने करके बता दिया। बाकी अब आप याद रख सकते हो कि गिनती में कोई भी अंक होता है एक को छोड़कर, वो 20 बार ही आता है। ठीक है, एक शायद तक 21 बार इसलिए आएगा क्योंकि वो 100 में भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, और 91 में भी काउंट होगा, तो वहां पर 2 बार आ जाएगा इसीलिए। ठीक है,
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15, 18 सेकंड में के पश्चात क्रम से बजती है। ठीक है, यदि वह पहली बार 8:35 बजे प्रातः एक साथ बजी हो तो अगली समय वह कितने बजे वह एक साथ बजेगी। अब वहां पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 18 सेकंड के बाद में लगातार एक घंटी, दूसरी घंटी ऐसे बजती है। और पहली बार वो एक साथ कितने बजे बजी थी, 8:35 पर वो एक साथ बजी थी। ठीक है, 8:35 पर। ठीक है, अब वो एक साथ कितने बजे बजेगी, तो यहाँ पर इनको हम घंटी वाला जितना भी प्रश्न होता है ना उससे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, लसाई लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का लेंगे तो 6 आ जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर 2 से लेंगे तो 3 आ जाएगा, 15 और 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 का लेंगे तो यहाँ पर देखो 3 एकम 3, 5 तिया 15, 3 तिया 9। फिर 3 से लेंगे तो 1, 5, 1। फिर 5 का लेंगे तो 1, 1, 1। अब 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। अब 180 क्या है, 180 हमें दिया हुआ क्या है कि 12 सेकंड, 15 सेकंड, 180। तो यहाँ पर ये भी कितना आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो अब 180 सेकंड में मतलब टोटल 3 मिनट हो गए। ठीक है, 3 मिनट बाद वो एक साथ वापस बजेंगे। अब वापस एक साथ 3 मिनट बाद बजेंगे तो हमने 8:35 दिया हुआ था, तो 8:35 में 3 मिनट जोड़ दो तो 8:38। सुबह 8:38 पर वापस वो एक साथ 3 बजे एक साथ वो तीनों रिंग बजेगी। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन, हार्ड कुछ नहीं इसमें। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आप भी क्लास को अंत तक देखते रहिए। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न करते हैं। क्लास को आप पूरा जरूर देखना और क्लास को देखने के बाद टेस्ट जरूर देना। मैं हर बार यही कहूंगा और कहता रहूंगा ताकि आप जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो भी पता चल सके कि टेस्ट देना है, जरूर देना है। ठीक है, तो टेस्ट आपको जरूर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आपको ये निकालना है 30, 36 और 90 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर इसको तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं, 30, 36 और 90। ठीक है, इनका एलसीएम ज्ञात करना और इनका एचसीएफ भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो 30, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना है 36 और 90। इनका एचसीएफ भी ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। बाद में एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का ज्ञात करेंगे तो पहले 2 का भाग देंगे तो 15, यहाँ पर 18 दूनी 36, यहाँ पर 45 दूनी 90। ठीक है, वापस से 2 का भाग देंगे तो 15, 9 दूनी 18, 45 का 45 रहेगा। फिर 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पर 5 तिया 15, 3 तिया 9, 15 ती 45। ठीक है, वापस से 3 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 3 का 1 हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा। फिर से 5 का भाग देंगे तो 1, 1, 1। फिर 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 हो जाएगा। एलसीएम इन सबका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 180। अब एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो सबका अलग अलग ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 का देंगे तो 15, फिर 3 का देंगे तो 5 और 5 का देंगे तो 1। ठीक है, वैसे इसमें 2 का देंगे तो 18, इसमें वापस से 2 का देंगे तो 3, इसमें 3 का देंगे 3 और इसमें 3 का देंगे तो 1। इसमें 2 का देंगे तो 45, उसके बाद 3 का देंगे तो 15, उसके बाद 3 का देंगे तो 5, उसके बाद 5 का देंगे तो 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि 1 तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 भी 1 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका 3 भी हो जाएगा। अब इसमें 5 है लेकिन इसमें कहीं पर 5 नहीं है, इसमें पड़ा है, तो यहाँ पर 2 और 3 नहीं होगा, क्योंकि अब अगर इसमें से कोई डबल 3 है तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 एचसीएफ हो जाएगा। अब 180 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 174 आ जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन इजी है, आप आराम से क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का लग सकता है, लेकिन ऐसे भी कई प्रश्न होंगे जिसमें आप 10 सेकंड 15 सेकंड में उस प्रश्न को हल कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम में आपको टाइम से संबंधित कोई टेंशन लोगे तो आप पेपर छूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पर आप टाइम की टेंशन नहीं लोगे, आप आराम से अपने हिसाब से करते रहोगे
अब आपकी प्रैक्टिस में हर हर दिन हमारे टेस्ट चलते रहते हैं, दो तीन, तो उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट हो ही गया होगा। आप अगर आप सही से टाइम को फॉलो कर रहे हो ना, यानी कि 2 घंटे एक साथ बैठ कर टेस्ट दे रहे हो ना, तो अब आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया होगा। ठीक है, तो आप अभी टेस्ट चल रहे हैं ओनली फॉर 14 या 15 दिन, सब चीज़ें छोड़ दो, ओनली फॉर नवोदया। ठीक है, अब अगर 14-15 दिन अगर कुछ नहीं कर पाए ना, उसके बाद तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। अभी हमारे हाथ में सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, नवोदय में जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। ठीक है, रात को पढ़ सकते हैं, दिन को टेस्ट दे सकते हैं, सब लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट दे। नंबर कम आए वो अच्छी, वो कोई मतलब गलत बात नहीं है, पर आप टेस्ट ही ना दो तो वो गलत बात है। अगर ना टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं ना, तो आपको एक तरीका बताऊंगा कि टेस्ट देने के बाद जिसमें नंबर कट रहे हैं ना, उन क्वेश्चनों को वापस से उस टाइप को वापस से समझो, क्योंकि टेस्ट तो हर बार होते रहेंगे और वो क्वेश्चन रिपीट होंगे, उसी टाइप के रिपीट होंगे, तो अगली बार उसी टाइप में गलती ना होने दो। एक बार आपको 20 में से 20 पूरे पक्के आएंगे, मैथ्स का टारगेट पूरा हो जाएगा 20 का 20। ठीक है, आपकी मेहनत है, आप 15 दिन तक आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है। 11 तारीख हो गई, 2 बजे एग्जाम खत्म हो गया ना एक बार, उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप चाहो कि मैं ऐसा कर दूं, मैं ज़्यादा पढ़ दूंगा, अब उसके बाद एग्जाम तो हो गया, उसके बाद क्या फायदा। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 48 मीटर है। यहाँ पर देखो 48 मीटर परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, परिमाप कितना दिया हुआ है 48, उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें पूछा है। ठीक है, तो परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, यानी कि वर्ग की परिमाप का तो क्या होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा के बराबर कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। ये गुणा में यहाँ पर आएगा तो भाग में, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 48/4 बराबर भुजा। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 इसकी भुजा हो जाएगी। अब भुजा हो गई 12, हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ठीक है, 144 वर्ग मीटर। ठीक है, पीछे वर्ग मीटर लिख सकते हो या मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, आप कोई भी इकाई लिख सकते हो। ठीक है, वो यहाँ पर इकाइयों का भी ध्यान देना, क्योंकि ऑप्शन एक जैसे 2 होंगी और सिर्फ इकाई थोड़ी सी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इकाई का खास कर ध्यान देना। ठीक है, अगली बार जो हमारा चैप्टर वाइज होगा उसमें हम साधारण ब्याज को पूरा खलास करेंगे, पूरी तरह से जितने भी प्रश्न हैं उनको कर लेंगे अगली जो चैप्टर वाइज क्लास होगी उसमें। ठीक है, और मैं आपका जो फॉर्मूला टेस्ट है ना, आपके कहने पर वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से, जब भी बन गया आपका एग्जाम से पहले एक बार करवा दूंगा। ठीक है, फॉर्मूला जितना भी फॉर्मूला का टेस्ट होगा ना, वो फॉर्मूला मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या क्या है। अब यहाँ पर 7 का पहाड़ा पूछा है, यानी कि 7 का मतलब गुणज पूछा है, तो 7 का पहाड़ा होगा, लेकिन पूछा है 77 और 14 के बीच में कितने हैं, तो 7 या 21 है, 7 चौके 28 है, 7 पंजे 35 है, 7 छः 42 है, 7 7 49 है, और 7 56 है, 63 है, और 70 है। ठीक है, अब प्रश्न भी आप ध्यान से 14 और 77 के बीच 7 के गुणजों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितनी संख्या है 8 है संख्या। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये 77 और 14 के बीच में पूछा है, तो इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में पूछा है, तो बीच वाली जितनी संख्याएं हैं वो हमारा इनका गुणज हो जाएगी, 7 का गुणज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 80% को भिन्न के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। 80 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन भी आपको साथ में दे देता हूं 80% को। ठीक है, पहला ऑप्शन 8/10, दूसरा है 8/100, ठीक है, तीसरा है 100/8, और चौथा है 10/8।
काफ़ी बच्चे जल्दबाजी में ये ऑप्शन करके आते हैं, काफ़ी बार मैंने देखा भी है, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन करके आते हैं, लेकिन वहाँ पर 80 दिया हुआ, 80 दिया हुआ, 8 नहीं दिया हुआ, 8% नहीं 80% है। तो 80% यानी 80/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ऑप्शन ए है ना 8/10, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 8/10 हमारा यहाँ पर आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी प्रश्न हमने कर लिए। ठीक है, मैं आपको बता भी सकता हूँ कितने प्रश्न की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रश्न हमने कर लिए। ठीक है, अगले प्रश्न करते हैं। ठीक है, 13 प्रश्न हम कर चुके हैं। ठीक है, फटाफट से कर रहे हैं, इसलिए टाइम भी कम लग रहा है, और आपका टाइम भी बच रहा है। ठीक है, जितना टाइम हम कम लगाएंगे उतना ज़्यादा आप टाइम बचाकर दूसरे कामों में लगा सकते हो। ठीक है, दूसरे टेस्ट दे सकते हो, क्विज दे सकते हो, जो भी आपका काम है, तैयारी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की क्या है, 240 रुपए का 80%, 400 रुपए के 35% से कितना अधिक है। भाई साहब यहाँ पर देखो, 240 का 80%, वो 400 के 35% से कितना अधिक है। अब ये प्रश्न पूछा है, बहुत ही इजी प्रश्न है भाई, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया, प्रश्न बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, सब प्रश्न बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। अब ये है, ये इससे कितना अधिक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। 2 0 से यहाँ पर 2 0 काट देंगे, 8 को 24 से गुना, 8 चौके 32, हासिल 3 लग जाएगी, 8 दूनी 16 और 3 19 हो जाएगा। 192 आ रहा है, इसको काटेंगे तो 4 2 0 से 2 0, 4 को 35 से गुना, 5 चौके 20, यहाँ पर आंसर 2 4 किया 12 और 2 14। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना अधिक है, आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हो, 52। ठीक है, 52 रुपए हो जाएगा। समझ गए, 52 रुपए इससे अधिक हो जाएगा। बहुत ही प्रश्न सरल था। ठीक है, आप प्रश्न एक बार समझ लेते ना, मतलब कि जो बुक की लैंग्वेज है ना, पेपर की लैंग्वेज होगी ना, उसको आपको समझना पड़ेगा। प्रश्न था कि 240 का 80%, 400 का 35% कितना अधिक है। बस अभी यहाँ पर अधिक पूछा है। एक व्यक्ति अपने प्रति घंटा काम के लिए 15 रुपए पाता है। यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में काम करता है तो उसकी आय क्या होगी। अब यहाँ देखो, 1 घंटे के कितने रुपए कमा रहा है, 1 घंटे के वो रुपए कमा रहा है 15 रुपए। ठीक है, अब 1 घंटे के 15 रुपए कमा रहा है, और 1 दिन में वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो 1 दिन में वो कितने रुपए कमाएगा, तो 8 गुना 15, 15 8 120 रुपए कमाएगा। अब वो बोल रहा है कि 1 दिन में, यहाँ पर हमें तो इतना ही दिया हुआ है, 1 दिन में 15 रुपए कमाता है, तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वो 5 दिन में कितना कमा लेगा, तो 1 दिन में वो कितना कमाएगा 120, तो 5 दिनों में कितना कमाएगा, तो 120 × 5। ठीक है, 0 12 60, 600 रुपए कमाएगा 5 दिन में। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको समझ में आना चाहिए। एक बार रिपीट कर दूं, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पता चल जाएगी। ठीक है, एक व्यक्ति प्रति घंटा काम के लिए 15 रुपए पाता है। यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन काम करता है तो उसकी कुल आय क्या होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आप आराम से इसको कर भी सकते हो, इसमें कोई ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, कर भी नहीं पाते हो ऐसा भी प्रश्न नहीं है। ठीक है, आराम से इजी तरीके से कर सकते हो और जल्दी भी कर सकते हो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्लास को पूरा देखना, वापस से कह रहा हूँ। ठीक है, क्लास को पूरा देखना, और जो लास्ट में जो टेस्ट आएगा ना उसको भी जरूर देना। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण ब्याज का प्रश्न है। 300 रुपए पर 6% साधारण ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर मूलधन हमें पता करना है क्या क्या दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ कितना दिया हुआ है 300 रुपए। ठीक है, पर दर दी हुई कितनी है 6%, समय दिया हुआ कितना है
समय दिया हुआ 2 से 1/2 यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष। अब हमें क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन कितना है? 300 रुपये इंटू दर कितनी है? 6% इंटू समय 5/2 है ना, तो 5 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इंटू 100/100 है ही, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यार भिन्न दी हुई है तो वो ऊपर ही लिख लेते हैं, लेकिन नीचे लिखना नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो 3 तिया 9, 9 और 3। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, पीछे 3 बचेगा। फिर यहाँ 2 एकम 2, यहाँ पर 6 कट जाएगा 2 से 3 बार, तो यहाँ पर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, फिर 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45। ठीक है, तो हमारा जो 300 रुपये का 6% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 45 रुपये। समझ में आ गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी प्रकार से। आप कभी ऐसे भी दे देंगे जहाँ पर आपको मूलधन, ब्याज, मिश्रधन, आपको ये नाम ही नहीं देंगे। आपको पता करना पड़ेगा कौन सा मिश्रधन है, कौन सा मूलधन है, कौन सा ब्याज है। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले प्रश्न की लैंग्वेज से अपनी लैंग्वेज में ये पता करो कि क्या दिया हुआ और क्या हमें पूछना है। क्या दिया हुआ और क्या पूछा गया है, हमें क्या ज्ञात करना है। पूछा गया मतलब हमें क्या ज्ञात करना है। एक और प्रश्न है, ये काफी बार मैं करवा चुका हूँ, टाइलों वाला प्रश्न है। क्या दिया हुआ? 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श जिसका माप 3.6 मीटर और 4.5 मीटर है को बनाने में लगेगी। अब यहाँ पर देखो वर्गाकार टाइलें, वर्गाकार है, कितना है? 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब एक जो कमरा है ना, फर्श है ना, वो आयताकार है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई है ना वो अलग अलग है। लंबाई कितनी है? 4.5 मीटर, चौड़ाई है 3.6 मीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई जिसकी अलग अलग होती है भुजाएं, वो लंबाई चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर आयत हो जाएगा। अब इस आयत में वर्गाकार टाइलें लगानी पे 15 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पर देखो, एक तो ये दोनों अलग अलग है, एक ये आयत है और नीचे वाला वर्ग है। दूसरी बात, दोनों की जो यूनिट है ना वो यूनिट भी चेंज की हुई, एक मीटर में है, एक सेंटीमीटर में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600। अब यहाँ पर पॉइंट एक अंक के बाद है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 360। इसको करेंगे तो यहाँ पर देखो 4500, यहाँ पर पॉइंट लगेगा यानी 450 आ गया। 450 सेमी और यहाँ पर 300 सेमी। ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। बड़े का क्षेत्रफल क्या आयत है, तो 450 इंटू 360 बटे छोटे का क्षेत्रफल। टाइलों की संख्या ज्ञात करनी, तो बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। तो बड़ा ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, छोटे का क्या है? 15। तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, तो 15 गुणा 15। ठीक है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 30 हो गए। फिर 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 को 360 से गुणा करेंगे तो 720 आ जाएगा। कुल टाइलें हमारी कितनी लगेगी? 720 टाइलें लग जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। काफी बार इस प्रकार के क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, और जैसे आगे आते हैं तो वो भी मैं करवाऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, इसीलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं ऐसे नहीं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइलों वाले। ठीक है, टाइलों वाले आप कंफ्यूज ना हो, एक बार 2 बार नहीं तो 10 बार प्रैक्टिस कर लो, एक सेम इक्वेशन कर लो वापस से, वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे कि इसको इस प्रकार से करना है। यहाँ पर देखो एक प्रश्न है, एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन साढ़े 5:30 बजे यानी कि शाम को 5:30 पर 5:30 बजे चलती है। अगले दिन प्रातः 7:36 पर वहां पर पहुंच जाती है। तो बस द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, शाम को 5:30 पर रवाना हुई और सुबह कितने बजे पहुंच गई? 7:36 पर पहुंच गई। ठीक है, तो एक बीच में 12 बजती है ना, तो वहां पर टर्निंग मतलब कि 12 वाला हमें टाइम ज्ञात करना पड़ेगा।
अब 12 के बाद 12 से लेकर 7:36 तक कुल कितना टाइम लगेगा, तो 7 घंटे 30 मिनट 36 मिनट लगेगा। लेकिन पहले कितना लगेगा उसको हम ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, पहले कितना लगेगा, तो 5:30 में, अब यहाँ पर देखो 12 में से 12 है ना, तो 12 को 11:60 भी लिख सकते हैं, 11:60 मतलब 12। अब इसमें से 5:30 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर कितना 30 मिनट, और यहाँ पर 6 घंटे 30 मिनट। तो पहले कितना तो समय लगेगा 12 बजे से पहले, तो 6 घंटे 30 मिनट लगेगा। और उसके बाद 12 सुबह रात की 12 बजे के बाद में कितना लगेगा, तो 7 घंटे 36 मिनट। टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 30 मिनट और 30 मिनट 60 और 66 मिनट। ठीक है, और घंटे 7 और 6 13 घंटे। अब आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो इसमें से 60 को घटा देते हैं तो 6 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और घंटा 1 बढ़ जाएगा तो 14 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, 14 घंटे 6 मिनट में उसका टोटल जो उसने समय लिया है ना, वो 14 घंटे और 6 मिनट का लिया है। समझ में आ गया। यहाँ पर 66 मिनट है। अगर हम एक घंटा यानी कि अगर 60 मिनट को कम करके यहाँ पर घंटा ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 मिनट बचेंगे, और यहाँ पर 1 घंटा ऐड हो जाएगा, 14 घंटे 6 मिनट समय आ जाएगा टोटल। ठीक है, क्वेश्चन आपको जो भी दिया हुआ 12 बजे बीच वाला टर्निंग पॉइंट होता है, वहां से आपको कैलकुलेट करना है। वहां से लेकर बाद वाला तो उतना ही रहेगा, लेकिन उससे पहले वाला हमें काउंट करना पड़ेगा। तो उससे पहले वाला कैसे करेंगे, 12 में से 0 करेंगे, उससे अच्छा 11:60 में उसको घटा दो, तो हमारा जो भी टाइम आएगा उसको बाद में दोनों को जोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी था। यह आपका समय मापन वाला प्रश्न था। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1 रुपए का 20% क्या होगा। 1 रुपए का 20% क्या होगा। भाई प्रश्न तो अच्छा है, 1 रुपए का 20%। ठीक है, हमें क्या क्या ऑप्शन क्या क्या दिए हुए, 5 रुपए, बी ऑप्शन दिया हुआ 20 रुपए, सी ऑप्शन दिया हुआ है 5 पैसे, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 20 पैसे। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 100 इंटू 20% निकालना है, तो 20/100। ठीक है, 20/100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, 20 कितने के 20 क्या बच जाएंगे, 20। अब रुपए नहीं बचेंगे, क्योंकि 1 रुपए टोटल 1 का 100% कर देना तो भी 1 रुपया था, तो ये रुपए में तो आंसर आएगा ही नहीं, तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब 20 पीछे पैसे ही बचे, पैसे ही बचा है, क्योंकि हमने 1 रुपए को 100 पैसों में कन्वर्ट कर दिया था, तो यहाँ पर 20 पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने आज पूरे के पूरे लगभग 19-20 प्रश्न कर लिए। ठीक है, तो आपको ये क्लास बहुत देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइव चैट में मत लिखना, कमेंट करके बताना ताकि हमें पता चल सके। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो। और लाइव क्लास को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अभी टेस्ट आ रहा है, तो टेस्ट 2 मिनट में आ जाएगा। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ टेस्ट 5 के नाम से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पूरा टेस्ट देना। और जो भी आपको नंबर आए, अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं जुड़े हुए, व्हाट्सएप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए, तो आप हमें कमेंट करके अपना नंबर बता सकते हो। जो जुड़े हुए हो तो भी कमेंट कर सकते हो, नंबर कमेंट करके बता सकते हो। और आप हमारा जो भी आपको मार्क्स आ रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट कर लेकर आप अगर टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए तो उससे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे जो भी अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर साधारण ब्याज पर चैप्टर वाइज में वो वाला आपका आ जाएगा, और एक मैथ टेस्ट हर बार चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट था कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।